नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, राहुल के फोन पर हुई जासूसी की कोशिश, 40 पत्रकारों के फोन किए गए थे टैप। फोन टैपिंग कांड पर विपक्ष के हंगामे से नहीं चली संसद, सरकार बचाव की मुद्रा में। अध्यक्ष बनते ही सिद्धू हुए आक्रामक, अमरिंदर की अगली चाल पर सबकी नजर। ऑडियो क्लिप में येदियुरप्पा को बदले जाने का जिक्र, प्रदेश अध्यक्ष ने किया खंडन। एनएसए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया मणिपुर के एक्टिविस्ट की रिहाई का आदेश। ये थी आज की खास खबरें, और अब खास खबरों के बाद वक्त है आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण का। और आज की सबसे हंगामाखेज खबर है पेगासस का रहस्योद्घाटन, जिसमें बहुत सारे पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करने का मामला सामने आया है। फोन टैपिंग के नए भंडाफोड़ ने देश की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता राहुल गांधी की जासूसी की बात सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से पूछा है कि क्या विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाना ही युग उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई है। बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरी के द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके करीबी लोगों के फोन की टैपिंग की कोशिश हुई थी। द वायर के मुताबिक राहुल के 2 फोन नंबरों को निशाना बनाया गया था। यही नहीं, उनके 5 दोस्तों के फोन पर भी जासूसी की कोशिश की गई, मगर चूंकि उनके फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है, इसलिए यह स्थापित नहीं हो पाया है कि पेगासस का स्पाईवेयर उसमें डाला गया था या नहीं। इसके अलावा यह भी सामने आया है कि भारत के 40 पत्रकारों की जासूसी पेगासस नामक इजरायली सॉफ्टवेयर से की गई है। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, न्यूज 18 और द वायर के पत्रकार शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं। हालांकि पेगासस नाम के जिस स्पाईवेयर से फोन हैक करने की बात कही जा रही है, उसे बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। सरकार ने भी अनधिकृत जासूसी से इनकार किया है, आरोपों को तथ्य से परे बताया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि पहले से ही निष्कर्ष निकाल लिया गया है। इस मामले में आज मानसून सत्र के पहले दिन केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णवी वैष्णव ने कहा कि इससे पहले भी व्हाट्सएप पर पेगासस के इस्तेमाल को लेकर मिलते जुलते दावे किए गए हैं। वो बेबुनियाद थे और सभी पार्टियों ने उनका खंडन किया था। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और उसकी स्थापित संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश मालूम होती है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है। इसके अलावा व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एनएसओ के खतरनाक स्पाईवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए किया जाता है और इसे रोका जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस कांड में शामिल और लोगों के नाम जल्द ही सामने आएंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज तक के नाम हो सकते हैं। तो बहुत साफ है कि विपक्षी दलों का और उन पत्रकारों को टारगेट किया गया, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है जो सरकार की आलोचना कर रहे थे, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये एक बहुत ही निंदात्मक कार्रवाई है। किसी भी लोकतंत्र में इस तरह से किसी भी सरकार को हक नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाई करे, इस तरह की जासूसी करे। ये एक तरह की अथॉरिटेरियन स्टेट्स में होती है, जैसा कि 10 देशों के नाम आए हैं इस सूचना में, और वो 10 में से एक भारत है। 9 देशों की छवि अथॉरिटेरियन स्टेट की है, लेकिन अब भारत की छवि भी वही बन रही है, क्योंकि उनके साथ यहाँ भी इसी तरह की हरकत यहाँ की सरकार कर रही है। तो ये बहुत ही भयानक है। और विपक्षी दलों के नेताओं की इस तरह से जासूसी करना, उनकी फ़ोन टैपिंग करवाना, उनके मित्रों और जो सामाजिक संबंधों से जुड़े लोग हैं उनकी फ़ोन टैपिंग कराना एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और अगर इसका विरोध कांग्रेस कर रही तो कोई हैरत की बात नहीं है। अगर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इसके लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। अगर देश में इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो ये गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में होता है, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में होता है। तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। और आईटी मंत्रालय को दोष देना उतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बिना किसी
गृह मंत्रालय के निर्देश के ऐसा नहीं करेगा। तो ये सही जगह पर निशाना कांग्रेस ने लगाया है और उसका ये पूछना भी सही है कि अगर उग्रवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही तो क्या ये सब पत्रकार और ये सब अलगाववाद समर्थक हैं? तो ये और जो केंद्र सरकार की तरफ से खंडन आ रहा है वो बड़ा हास्यास्पद है कि ये विदेशी साजिश है। पिछली बार भी 2019 में भी इस तरह का मामला सामने आया था और ये जो ये जानकारियां आई हैं ये 2018 और 2019 की हैं, जब देश में चुनाव का माहौल बन चुका था और चुनाव के नज़रिए से ये सारी जानकारियां इकट्ठी की गई होंगी और हो सकता है इन जानकारियों के आधार पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आतंक का, भय का, जिसमें पत्रकार ठीक ढंग से काम करने की हिम्मत न करें, डरें कि उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ कभी भी कोई मामला बना सकती है, उनको परेशान कर सकती है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर सकते हैं, उनको जेल भेजा जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे मामलों में होता हुआ हमने देखा है। तो हमारा देश एक पुलिस स्टेट बन रहा है, एक सर्विलांस स्टेट बन रहा है, जिसमें निजता का उल्लंघन खुलेआम सरेआम हो रहा है। अभी निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन सरकार उस मामले में बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है इस देश में। इस तरह पर, इस पैमाने पर जासूसी हो रही है और लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार केवल खंडन कर रही है और इसकी बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार ना तो जांच करवाने को तैयार है और ना ही वो चाहेगी कि जांच हो, और अगर जांच दबाव में की भी गई तो उसका नतीजे हम सब जानते हैं कि क्या होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश देने चाहिए और अपनी निगरानी में जांच करवानी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन फोन टैपिंग कांड को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से कई बार कार्यवाही को पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ गया। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। 2 बजे सदन चालू हुआ तो विपक्ष ने फिर से हंगामा किया और लोकसभा को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 3:30 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग को लेकर सरकार की ओर से जवाब दिया। हंगामे के बीच ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जासूसी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने सदन को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के नेता बने हैं और नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया गया। तो फोन टैपिंग कांड को लेकर हंगामा होना था, ये पहले से तय था। हंगामा तो किसानों के आंदोलन को लेकर भी किया जाना था। महंगाई के सवाल पर भी आज सदन में जोरदार तरीके से नारे लगे विपक्षी दलों की तरफ से। तो विपक्ष को इतना सारा गोला बारूद मिल गया है कि वो अब सरकार पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसने इस सत्र की शुरुआत में ही अपने तेवर कड़े करके दिखा दिया है। फोन टैपिंग के मामले में सरकार के खंडन मंडन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जिस पैमाने पर हुआ है और अपने विपक्षी दलों को और विपक्ष के जो विरोध में लिखने पढ़ने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया गया है, उससे ये बात साफ हो गई कि सरकार जासूसी करवा रही थी। पेगासस जो कि कंपनी केवल ये अपना जो स्पाईवेयर है वो सरकारों को ही बेचती है, इसका मतलब है कि सरकार ने ही खरीदा, सरकार ने ही इस्तेमाल किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इशारा कर रही हैं कि सरकार इसमें शामिल रही है और इसलिए विपक्षी दल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो ये पहला दिन है और अभी जो पेगासस का जो कांड है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, अभी आने वाले 3-4 दिनों में लगातार आएंगी और ये संभावना बन रही है कि शायद अगले 3-4 दिन भी सदन में कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि विपक्षी दल इन तमाम मामलों पर सरकार से जवाब चाहते हैं, सवाल जवाब चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं और बल्कि सरकार को फोर्स करना चाहते हैं कि कम से कम एक संसदीय जांच समिति बैठाई जाए जो इसकी पूरे मामले की ठीक ढंग से जांच किया जाए, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है, 2019 में और अब 2021 में, और राहुल गांधी और कई और विपक्षी नेताओं के शामिल होने की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर इसमें शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री की जासूसी हो रही थी, तो एक बड़ा मसला तो बन गया है। और
केंद्र सरकार अब कोशिश ये कर रही है कि ध्यान बटा दिया जाए। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझे अपने मंत्रियों से परिचय नहीं कराने दिया गया, या विपक्षी दल घबराया हुआ है कि मंत्रिमंडल में इतने सारे महिलाएं और पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को मौका मिला है। तो ये उनकी चुनावी चाल है, चुनावी रणनीति है जो उत्तर प्रदेश में वो भुनाना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दल इसको समझ रहे हैं और इसलिए वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अमरिंदर क्या करेंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर आई थी कि अमरिंदर सिंह 21 जुलाई को विधायकों और सांसदों को लंच पर बुला रहे हैं, मगर बाद में इसका खंडन कर दिया गया। दूसरी ओर सिद्धू के समर्थकों को का जश्न भी जारी है। अमरिंदर ने बीते शुक्रवार को पत्र लिखकर कहा था कि पार्टी हाईकमान पंजाब के मामलों में जबरन दखल दे रहा है। 3 महीने से चल रहे इस सरहदी सूबे के सियासी संग्राम में रविवार रात को जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ तो लगा कि कुछ दिन में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन हालात इसकी गवाही देते नहीं दिखते और अगर ऐसा रहा तो पार्टी को चुनाव में जबरदस्त नुकसान हो सकता है। मामला यह है कि अमरिंदर और सिद्धू की लड़ाई अब क्या टर्न लेगी। हाईकमान ने अपना मन बना लिया है, अपना निर्णय सुना दिया है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी है। उनके नीचे 4 और कार्यवाहक अध्यक्ष भी बना दिए हैं और वो विभिन्न जाति समुदायों से हैं, लेकिन वो 4 भी अमरिंदर सिंह के पसंद के नहीं हैं। अमरिंदर सिंह जिनको चाहते रहे होंगे वो उनके नाम वो नहीं हैं। तो केंद्रीय आला कमान ने, गांधी परिवार ने एक तरह से मन बना लिया है कि इस चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रमुखता से हाईलाइट किया जाएगा और अमरिंदर सिंह रहेंगे। अगर रहेंगे तो वो एक कैंपेनर की भी तरह रहेंगे, प्रशासक की भी तरह रहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में भी शायद उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब वो एक पीढ़ी का परिवर्तन भी देख रहे हैं इसमें और अमरिंदर सिंह को एक साफ तौर पर एक वार्निंग दे दी गई है कि या तो आप मान लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू को स्वीकार कीजिए और नहीं तो आप अलग थलग कर दिए जाएंगे। तो ये एक मैसेज है, लेकिन अमरिंदर सिंह भी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, मजबूत खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। तो अभी पूरा पिक्चर अभी बाकी है और वो क्या मूव करते हैं इस पर सबकी नज़र लगी हुई है। वो विद्रोह करेंगे, पार्टी तोड़ेंगे या अपना कोई अलग से दल बनाएंगे, क्या करते हैं ये देखने की बात है। अगली खबर लेते हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच एक ऑडियो के वायरल होने से बीजेपी का धर्म संकट बढ़ गया है। ये ऑडियो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील का बताया जा रहा है। ऑडियो में कतील किसी शख्स से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन तय होने की बात कह रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वायरल ऑडियो क्लिप 47 सेकंड की है। इसमें जो आवाज़ है वो नलिन कुमार कतील की आवाज़ से मिलती जुलती है। इसमें कतील बातचीत के दौरान कथित रूप से कहते हैं कि राज्य में हर हाल में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और एक नई टीम सामने आएगी। ये बातचीत दक्षिण कन्नड़ की स्थानीय तुलु बोली में हो रही है। इस वायरल ऑडियो में कतील कथित रूप से कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला दिल्ली में किया जाएगा और राज्य का कोई नेता इस पद की दौड़ में शामिल नहीं है। ऑडियो वायरल होने के बाद जैसे ही हड़कंप मचा तो कतील ने कहा कि उनका ये इस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है और वो इस बारे में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो का सच क्या है इसकी जांच किए जाने की ज़रूरत है। तो बात दरअसल ये है कि येदियुरप्पा को हटाने की मुहिम पिछले कई महीनों से कर्नाटक में चल रही है और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है। येदियुरप्पा अभी हाल में दिल्ली भी आए थे, प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने खंडन किया कि किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, लेकिन परस्पर विरोधी संकेत भी आ रहे हैं कि अगले हफ्ते में कोई एक मीटिंग भी हो सकती है जिसमें नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो येदियुरप्पा को हटाने की एक कवायद होगी। तो सवाल उठता है कि क्या येदियुरप्पा हटेंगे? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात को माने, अगर इस ऑडियो को सही माना जाए तो इसका मतलब है कि एक निर्णय हो गया है जिसे अभी सुनाया नहीं
नहीं गया है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रभारी हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको ये संदेश दे दिया गया है कि अब नया मुख्यमंत्री कर्नाटक में होगा। और शायद येदियुरप्पा को भी ये बात समझ में आ गई है और येदियुरप्पा भी उसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि अभी से कोई अभियान शुरू हो जाए और उनको हटाने की या उनके खिलाफ आरोपबाजी शुरू हो जाए। इसलिए वो चुप हैं और चाह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं होता शांति बनी रहे। आज की अंतिम खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के कार्यकर्ता एरेंड्रो लीचोम्बम को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें राज्य भाजपा प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह की मौत पर फेसबुक पोस्ट लिखने को लेकर हिरासत में लिया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA भी लगा दिया गया था। एक्टिविस्ट ने बीजेपी नेता की मौत के बाद फेसबुक पर यह लिखा था कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होगा और बस इसके बाद उनके खिलाफ NSA लगा दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे विचार से याचिकाकर्ता का लगातार हिरासत में रहना अनुच्छेद 21 का, जिसके तहत जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिला हुआ है, उल्लंघन होगा। इसलिए उनको शाम 5 बजे तक 1000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। एक्टिविस्ट एरेंड्रो के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है। तो एक ज़रूरी फैसला था, एक ज़रूरी मैसेज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। UAPA के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कड़े निर्देश दिए हैं। इसी तरह से सेडिशन के मामले पर चर्चा हो रही है, सेडिशन को हटाने की बात हो रही है और NSA के दुरुपयोग की भी अब ये बात ध्यान में रखने की है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ इनका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर से लगातार पत्रकारों के खिलाफ UAPA या NSA लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं। तो इसके बाद उम्मीद करनी चाहिए कि मणिपुर सरकार को अकल आएगी, वहाँ के मुख्यमंत्री को अकल आएगी और वो इस तरह से कानूनों का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान नहीं करेंगे। इतना कहना कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होता, ये किस हिसाब से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, ये समझ से परे है। तो ये साफ है कि विरोधियों को, असहमत लोगों को कैसे दबाया जाए, धमकाया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए और एक माहौल बनाया जाए ताकि कोई आलोचना करने की हिम्मत ना करे। ये पूरी एक लगता है कि बीजेपी की एक केंद्रीय नीति है जिस पर सारे राज्य उसके अमल कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। संविधान से जो अधिकार मिले हुए हैं हम लोगों का, उनका सरासर उल्लंघन है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।